electrophoresis. Now, what is electrophoresis? So, electrophoresis is a process to identify the charge of colloidal solution. ये प्रोसेस यूज किया गया था कोलॉइडल सॉल्यूशन पे चार्ज पता करने के लिए कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। एंड आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे क्लियरली द चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। जो चार्ज डीपी पे होता है वही चार्ज क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का माना जाता है, नॉट डीएम। Now see in this what is happened, there is an apparatus U-shaped glass apparatus. U-shape का glass आपको दिख रहा है। This apparatus is used for electrophoresis, that is to find the charge. ये प्रोसेस यूज किया था चार्ज के लिए, लेकिन इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो व्हेन इसमें जो आपको ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। यू कैन सी हियर इन दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है दैट इज डीपी। जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है एरो के साथ दैट इज डीपी, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो डीएम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डीएम, ठीक है। सो स्मॉल पार्टिकल जो है वो वाटर है, डीएम है, और उसमें जो सर्कुलर पार्टिकल दिख रहे हैं जिनकी साइज 1 mm से 1000 mm है वो क्या है, वो है हमारे डीपी, ठीक है। नाउ इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द डीपी इज डिस्पर्ज इन डीएम। ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि डीपी डीएम में डिस्पर्ज है। नाउ हेलो, बिकॉज it's a request. Yes, any question? So this is someone else. Bridge my Is Om. No, he is someone else. Someone else? Someone else who can join the class? Any other? sir. Yes. 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 Hello. Is anyone have any question? Ajnab or any other? Okay. If you want, I can see in message also. If have any question, then you can type here. Okay. So now I'm going to back in my class. Now see what is electrophoresis. बस क्वेश्चन इतना ही आएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन बस ये, this is the definition of electrophoresis, not this much, only the 1.5 or 2.5 line, only this one is the definition. आपको बस इतना ही लिखना है, that will for 1 marks. तो what is electrophoresis? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, to find the charge of देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन पे चार्ज होता है, कितनी होता है, क्या होता है, to find this they have prepared, they have manufactured, they have formed a glass apparatus to set एक ग्लास एपरेटस इन्होंने बनाया। इन ग्लास एपरेटस दे हैव फिल्ड अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उन्होंने कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल किया, ठीक है। एंड देन आफ्टर दे हैव प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस टू टर्मिनल एंड ऑफ दिस यू शेप्ड ग्लास, ठीक है। इस यू शेप्ड ग्लास एपरेटस के दोनों टर्मिनल एंड पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। After providing the electricity, what will be happen, that you know electric field will be arises, electric field arise होगा। और yesterday you have seen कि डीपी पार्टिकल के ऊपर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव कोई एक चार्ज आता है, एनी वन टाइप ऑफ चार्ज इज कमिंग ऑन डीपी पार्टिकल, दैट इज बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ये तो आपको पता है। तो और फिर आपको बताया था डबल लेयर में कि द रेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट अराउंड दिस, दैट इज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, मोबाइल लेयर। तो इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन
both types of charges are present. One charge is present on dp particle, that is fixed one. Another is present around this fixed layer. Okay, so after providing the electricity, this electrode will be becomes the oppositely charged. ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे जो मेंशन कर रहा है दैट चार्ज इज रॉन्ग. ये एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी बुक में 2-3 तरह की प्रिंटिंग है. तो ये एनोड का मतलब माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, और कैथोड का मतलब प्लस नहीं माइनस रहेगा. बट इफ यू विल प्लस माइनस चेंज, देन द रॉन्ग दिस विल बी द रॉन्ग डायग्राम. तो आप क्या करिएगा, कैथोड को इधर लिखिएगा और एनोड को इधर लिखिएगा. ठीक है, बिकॉज डायग्राम इज शोइंग कि डीपी पार्टिकल पे माइनस चार्ज है, तो ये प्लस की तरफ जाएगा. प्लस वाले को एनोड कहते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ गैल्वेनिक सेल. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस टाइप. सो आप ये नेम को सही कर लीजिएगा. हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में सही दिया, बिकॉज 3 तरह के एनसीईआरटी बुक मार्केट में है, कुछ में सही दिया है और कुछ में ये गलत दिया है. तो डोंट चेंज द साइन, जस्ट चेंज द नेम. एनोड को कैथोड, कैथोड को एनोड कर देगा. और एक बार चेक कर लीजिएगा, इफ प्लस पे एनोड और माइनस पे कैथोड लिखा है देन नो नीड टू चेंज. ठीक है, अगर स्कूल में रहता तो मैं आपको दिखला देता दोनों बुक. एक बुक में प्लस पे एनोड लिखा है, एक बुक में प्लस पे कैथोड लिखा है. सो व्हाट एवर आई हैड डाउनलोडेड दैट इज द रॉन्ग वन. दैट्स व्हाई आई हैड पेस्टेड हियर द रॉन्ग वन. तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में भी एनोड का मतलब प्लस है, कैथोड का मतलब माइनस है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द रिएक्शन. नाउ आफ्टर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, this rod, after providing the electricity, this rod becomes positive charge, यानी यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड एराइज होगा, एंड दिस बिकम्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फील्ड एराइज होगा, जैसा आपने इलेक्ट्रोडायलिसिस में देखा था. नाउ द नेगेटिव चार्ज विल बी मूव टुवर्ड्स द एनोड. नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा. दैट्स व्हाई ये कह रहा है नेगेटिव चार्ज. तो इन दिस डायग्राम डीपी इज नेगेटिव. इस डायग्राम में डीपी क्या है, नेगेटिव है. सो ये किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव. तो उनको पता चला कि डीपी पार्टिकल जा रहे हैं अगर एनोड की तरफ, मींस पॉजिटिव की तरफ, तो इन पे नेगेटिव चार्ज होगा. इट मींस इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन. और अगर यही डीपी पार्टिकल इधर की तरफ जाते हुए दिखाई देते कैथोड की तरफ, तो इसका मतलब होता है दे हैव कंटेन द पॉजिटिव चार्ज. डीपी पार्टिकल क्लियरली सी होंगे क्योंकि इनकी साइज बड़ी है. डीएम पार्टिकल का मूवमेंट सी नहीं होगा. क्लियर. तो इसमें दोनों मूवमेंट हो रहा है. रिमेंबर दिस. जैसे आपको बताया गया कि डीपी के ऊपर एक चार्ज है, कल बताया गया दैट इज फिक्स्ड लेयर, तो उसके ऊपर दूसरा चार्ज भी है, दैट इज मोबाइल लेयर विच इज प्रेजेंट इन डीएम, जो डीएम में प्रेजेंट है. सो इन दिस प्रोसेस डीपी विल बी मूव इट्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड एंड डीएम विल बी आल्सो मूव टुवर्ड्स इट्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड. डीएम भी अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है. ऐसा नहीं है कि केवल डीपी जा रहा है, लेकिन डीपी पार्टिकल साइज इज मोर. दैट्स व्हाई डीपी पहले इनको क्लियर दिखा कि डीपी जा रहा है, ये दिखाई दिया. ठीक है. सो पहले इन्होंने टर्म दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस. फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहा गया, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. देखिए लिखा हुआ है कोलाइडल पार्टिकल मींस डीपी पार्टिकल. पूरे प्रोसेस को नहीं कहा जा रहा है. इन होल प्रोसेस डीपी एंड डीएम बोथ आर मूविंग. डीपी और डीएम दोनों मूव कर रहे हैं, बट ओनली द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, डीपी पार्टिकल का जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो डीपी पार्टिकल क्या होता है, मूव करता है टुवर्ड्स देयर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड. देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. सामने आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ जाएगा नेगेटिव, एंड नेगेटिव चार्ज है एनोड. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ जा रहा है. तो नेगेटिव चार्ज है एनोड की तरफ, मतलब ये साइड क्या होना चाहिए, एनोड होना चाहिए. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको समझाया कि साइंटिस्ट ने इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म किया टू फाइंड द चार्ज, चार्ज पता करने के लिए, और उनको सबसे पहले क्लियर दिखाई दिया मूवमेंट ऑफ डीपी पार्टिकल, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस हेडिंग आप देंगे,
Now again, whose mic is on? अर्पिता Sorry, Aryan. If you have any question, then you can unmute and ask. So, first question will be the electrophoresis, and this term is in your exercise also. Okay, explain the following term. उसमें दिया है electrophoresis. Then electrophoresis में आपको लिखना क्या है? केवल इतना. ये सब नहीं बताना है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, नथिंग. ये सब समझने का बात था कि उन्होंने प्रोसेस, दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस टू परफॉर्म टू फाइंड द चार्ज. चार्ज पता करते करते उनको पता चला कि इन दिस डीपी एंड डीएम बोथ आर मूविंग, दोनों मूव करें, लेकिन पहले इनको दिखाई दिया डीपी तो उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहेंगे? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल और द मूवमेंट ऑफ dispersed phase particle under an applied electric potential is called electrophoresis. एंड ये डायग्राम बना देना आपको, बस काम खत्म. इफ द क्वेश्चन, फिर जब साइंटिस्ट और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज किए, जब उनको ये पता चला कि डीपी के चार्ज के बाहर भी एक और चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज, तब किसी साइंटिस्ट के माइंड में ये स्ट्राइक किया होगा कि इफ दिस वन इज मूविंग ड्यू टू दिस चार्ज, देन व्हाट हैपन विद दिस चार्ज. उस अगले मोबाइल लेयर वाले चार्ज का क्या हुआ जो डीएम पे था. देन बाय माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन दे हैव आइडेंटिफाइड दैट कि केवल डीपी ही नहीं, also moving their opposite charge electrode, और इसको हम नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते हैं. फॉर दिस वी नीड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ डीएम. अगर इसको हमको देखना है तो हमको डीएम के मूवमेंट को रोकना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, सॉल्यूशन भरने के बाद यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों पोर्शन पर पार्चमेंट पेपर लगा दिया, या आपका ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिया. पार्चमेंट नहीं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जो आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज किया था, जिससे डीपी पार्टिकल नहीं जा सकता था, केवल डीएम जा सकते थे. तो दे हैव प्लेस्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर हियर. जहाँ पे सॉल्यूशन भरे वहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा दिए. बाय यूज ऑफ दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर डीपी कांट बी मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड. डीपी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा सकता था. तो अब केवल किसका मूवमेंट दिखने लगा? डीएम का. कि डीएम ही अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, डीपी वाला खाली है, उस पर कुछ नहीं जा रहा है. तब इससे पता चला कि केवल डीपी ही नहीं, डीएम भी जाता है. देखिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड. जब माइंड में स्ट्राइक किया कि क्या केवल डीपी ही मूव कर रहा है कि पूरा पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन एक ही साइड जा रहा है, तब पता चला. उसके लिए उन्होंने डीपी को स्टॉप किया, प्रिवेंट किया बाय सम सुटेबल मींस. लिखा है सम सुटेबल मींस अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगा देंगे. देन ऑब्जर्व किया कि डीएम इज ऑल्सो मूव. डीएम भी मूव कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी अपोजिट चार्ज है. तो दिस मूवमेंट ऑफ डीएम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. तो अब आपको कैसे लिखना है, देखिए जो हेडिंग विल बी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. मैंने मैथ में और सभी जगह इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा है, बट यू विल राइट इलेक्ट्रोफोरेसिस and electroosmosis. दोनों हेडिंग लेंगे. Then after the first in this you will write the movement of colloidal particle or dispersed phase particle under an applied electric potential is called electrophoresis. If colloidal particle is positive charged, it will move towards cathode. If colloidal particle is negatively charged, it will move towards anode. And this diagram हो गया. Next, electroosmosis. In electroosmosis, you will write this one. When we prevent the movement of colloidal particle by any suitable means, हम colloidal particle के movement को किसी तरीके से रोक दें, like by use of ultra filter paper, then we observe that the DM is also moving towards their opposite charge electrode. This movement of DM is called electroosmosis. Means after applying the electric field, DP is moving and DM is both is moving.
इसमें डीपी के मूवमेंट को कहा गया इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीएम के मूवमेंट को कहा गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जस्ट इस, अगर आप जो इतना भी लिख देंगे कि द मूवमेंट ऑफ डीएम पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ डीएम पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डीएम पार्टिकल का मूव होना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, दोनों में सेम डायग्राम। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ before to start the next one, again I am giving you 15 seconds, please. If anyone have any question, simple two terms are here: electrophoresis, electroosmosis. You need to write this paragraph in electrophoresis, you need to write this paragraph in electroosmosis, and keep in mind movement of dp is electrophoresis, movement of dm is electroosmosis. अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ऑस्मोसिस वर्ड याद कर लीजिए। ऑस्मोसिस सॉल्यूशन बताया गया जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है, आपको बताया गया इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट इज मूविंग, तो उससे भी कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट किसको कहते हैं? डीएम को कहते हैं, दैट्स व्हाई इसको ऑस्मोसिस नाम दिया गया है। सो दिस इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। Okay, so now I am going in the last property and last topic of this chapter. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। दिस वन इज अनदर द बिगर वन टॉपिक। जैसे कल हम लोग चार्ज पढ़े थे वैसे ये है, ठीक है। सो कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब आप जानते ही हैं, कोगुलेशन मतलब थक्का जमना। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है सेपरेट आउट हो जाना, ठीक है। सो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ये दो अलग अलग टर्म होते हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म है। रिमेंबर दिस, दीज आर टू डिफरेंट टर्म, ठीक है। बट फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन बोथ मीन्स द सेम, दोनों का मतलब सेम है, केवल कोलाइडल सॉल्यूशन के पर्पज से। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन जाएंगे तो कोगुलेशन वहां वर्ड यूज नहीं होगा, ओनली प्रेसिपिटेशन होगा। रिमेंबर दिस, कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन बोथ आर सिमिलर फॉर ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन। For any other solution, coagulation is not happening, only precipitation is happening. शायद आपको याद हो, so many salt analysis you have done in class 11, like NH4 plus ion, like CO3 double minus ion, SO4 2 minus ion, तो हर जगह आपने लिखा है precipitate, everywhere you have written precipitate. तो precipitation term is mainly used for ionic, प्रेसिपिटेशन टर्म इज यूज फॉर आयनिक। आपने कोई इक्विलिब्रियम भी लास्ट टॉपिक पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन कि व्हेन द अमाउंट इज गोइंग टू बी मोर देन इट कम्स एज इन प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो प्रेसिपिटेशन इज यूज फॉर ऑल द पर्पसेस बट नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए मेनली कोगुलेशन यूज किया जाता है, बट कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों की मीनिंग सेम है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बट इफ रियल यू वांट टू नो, तो रिमेंबर दिस, फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन ओनली कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन टर्म कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर, बट फॉर अदर प्लेसेस कोगुलेशन कांट बी रिप्लेस द प्रेसिपिटेशन। वहां पे प्रेसिपिटेशन ही बोलना है, जो आपको वहां पे इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो वहां पे आप कोगुलेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन कैन बी इंटरचेंज ओनली फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कहीं पे भी प्रेसिपिटेशन लिखा हो तो आप उसको कोगुलेशन कर देंगे, ऐसा नहीं है। ओनली इन कोलाइडल यू कैन से। नाउ व्हाट इज कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन? पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन? सो अभी देखिए, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन अगर आप याद करें, आई एम गोइंग टू शो यू, पेप्टाइजेशन वाज इन प्रिपरेशन मेथड। पेप्टाइजेशन किस में था? प्रिपरेशन मेथड में।
इसमें आपको क्या कहा गया था? द प्रोसेस टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट with the respective DM and electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट DM और PPT को अगर हम सेक करें तो कोलाइडल सोल्यूशन में बदल जाए. दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. एंड कोगुलेशन इसका अपोजिट है. इसका अपोजिट कोगुलेशन है. द प्रोसेस टू सेपरेट आउट DP एंड DM ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन. एक कोलाइडल सोल्यूशन से DP एंड DM को सेपरेट करना by the use of small electrolyte, small amount of electrolyte. So see what is written here in precipitation और coagulation. Precipitation या coagulation में क्या लिखा हुआ है? The process of settling of colloidal particle. देखिए लिखा है settling of colloidal particles. Settling of colloidal particle मतलब क्या है? colloidal particles settle down हो जाए और उसी को आप क्या करते हो? प्रेसिपिटेट हो जाना, सेटल डाउन हो जाना. सो पहले ये कोलाइडल सॉल्यूशन था, इसमें डीपी और डीएम आपस में डिस्पर्ज थे, मिक्स थे. ठीक है. अब किसी तरीके से आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि इसका डीपी जो इसमें डिस्पर्ज था दैट स्टार्ट टू सेटल, वो सेटल डाउन होने लगा. तो आपको दिखने लगा कि डीपी अलग हो गया एंड डीएम अलग हो गया. तो द प्रोसेस टू सेटल डाउन द डीपी, या तो ऐसे कहिए, लेकिन इसी चीज को कई तरीके से कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, ये कहिए. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जो लिखा है ये कहिए, या ऐसे कहिए द प्रोसेस ऑफ या प्रोसेस टू सेपरेट डीपी एंड डीएम फ्रॉम ईच अदर. डीपी और डीएम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तभी डीपी नीचे सेटल डाउन हो रहा है. ठीक है. सो the process of settling of colloidal particle, which is your NCERT language, ठीक है, is called coagulation or precipitation. बस इतना आपको लिखना है, coagulation और precipitation में. That is for 1 mark. बस एक बार के लिए 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं. Now next, how many methods are here? How many ways are here to coagulate or precipitate a colloidal solution? एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए या प्रेसिपिटेट करने के लिए कितने तरीके हैं? इट इज गिवन हियर, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. जो हम पीछे प्रोसेस देख रहे थे उस प्रोसेस से वी कैन सेपरेट डीपी एंड डीएम. कैसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन. एक प्लस वाला कोलाइडल सॉल्यूशन ले ले, एक माइनस वाला, देन दे विल बी when they will be mixed together DP and DM दोनों के अलग हो जाएंगे. by boiling, बॉयल करके, by persistence dilating. persistent का मतलब होता है for a long period of time. जैसे आप दूध से मलाई निकाली जाती है तो क्या होता है, दूध को गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है लंबे, मतलब अगर आप 10 मिनट बॉयल करेंगे तो कम मलाई निकलेगी, ज्यादा बॉयल करेंगे तो उसमें से वाटर जो पार्टिकल है वेपर के फॉर्म में निकलता जाएगा और जो फैट पार्टिकल है वो रुकता जाएगा. तो परसिस्टेंट वर्ड सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा आता है. परसिस्टेंट डायलिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट डायलिसिस ऐसे आता है, या व्हाट इज परसिस्टेंट डायलिसिस. ठीक है. व्हेन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, जो डायलिसिस आपने पीछे पढ़ा था कि वाटर टैंक लेते हैं, फिर 5 मिनट मेम्ब्रेन की बैग बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन रखते हैं, दैट ऑल विल बी हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आपको कहना है व्हेन डायलिसिस विल बी हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड persistent डायलिसिस. उसी को persistent डायलिसिस करते हैं. लास्ट वन इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी वेज आर देयर for coagulation or precipitation of colloidal solution. Then a colloidal solution can be precipitated or coagulated by these 6 means or these 6 ways. By electrophoresis, by mixing up to opposite charge colloidal solution, by boiling, by persistent dialysis, by addition of electrolyte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 means not 6, 5. These all 5s are given in your NCERT book. अभी हम, ठीक है, I am not going on this topic. अभी इस टॉपिक की बात नहीं कर रही, ये एक अलग टॉपिक है. Now I am going to discuss these all.
जो तरीके हैं दैट इज हियर, ठीक है, सी दैट इज हियर। ये आपके एनसीईआरटी का, ठीक है, स्क्रीनशॉट है। एनसीईआरटी में 1 बाय 1 सारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 5 तरीके हैं। अब पहला तरीका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्वेश्चन है कि हाउ द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी कोगुलेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि डीपी और डीएम को अलग करना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप कर क्या रहे थे, when we feed the electricity, डीपी पार्टिकल इधर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और डीएम इधर की तरफ जाएंगे। सो डीपी एंड डीएम विल बी सेपरेट आउट। डीपी और डीएम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन। और यही हमको करना है। सो दैट इज रिटन हियर, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट इज द कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड एंड गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेट। अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा तो उसका चार्ज कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज कैंसिल होगा they will be separate out from each other. So first way is by electrophoresis. ये बस केवल नाम पूछेगा कि राइट एनी 2 वे, एनी 3 वे फॉर, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकेंड है बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिट चार्ज। अब आप क्या करिए, एक पॉजिटिव सीएस लीजिए। तो पॉजिटिव सीएस रहेगा, यदि पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा तो इसमें पीपी पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और एक निगेटिव लीजिए। अपोजिट चार्ज का मतलब ये हो गया, ठीक है। व्हेन यू विल मिक्स दीज टुगेदर, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। देन बोथ विल बी बिकम्स न्यूट्रल, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सो दे विल बी सेपरेटेड आउट, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड वन। देखिए ये न्यूट्रलाइजेस देयर चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, और चार्ज बताते समय मैंने एक बात और बताया था कि चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कल मैंने, तो देखिए जैसे ही चार्ज हटेगा क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन सेपरेट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है पीपीटी। तो थर्ड बॉइलिंग, बॉइलिंग में भी वही होता है। डीपी पार्टिकल है, डीपी पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज है। ड्यू टू दिस चार्ज द पार्टिकल इज डिस्पर्स। अब व्हेन यू स्टार्ट टू हीट इट, तो ये कौन से प्रोसेस से इस पे अटैच है, एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन आपको क्या बताया गया कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉइलिंग करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दिस चार्ज विल बी डिटैच और डिसॉल्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ डीपी पार्टिकल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, that will convert to desorption। सारे पार्टिकल जो उस पे एडजॉर्ब थे वो डिसॉर्ब होंगे, एंड जैसे ही चार्ज डिसॉर्ब हुआ it becomes neutral and that will be separated out। वो न्यूट्रल हो जाएगा और वहां से अलग हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड मेथड बाय बॉइलिंग। सब प्रोसेस में हो क्या रहा है बस ये ध्यान करिए। एंड इन ऑल द प्रोसेस व्हाट इज हैपन, चार्ज इज रिमूव्ड आउट, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू न्यूट्रलाइज हो रहा है। बाय मिक्सिंग अप टू अपोजिट चार्ज सॉल्व में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बाय बॉइलिंग हीट के थ्रू डिसॉल्व हो जा रहा है। नाउ बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट डायलिसिस क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आता है, यहाँ डिफिनीशन नहीं लिखा है, ये आपको अपने से लिखना होगा। डिफिनीशन आता है कि एक्सप्लेन और डिफाइन द परसिस्टेंट डायलिसिस। और व्हाट इज परसिस्टेंट डायलिसिस, तो ध्यान से सुनिए व्हाट यू विल राइट। परसिस्टेंट डायलिसिस इज अ मेथड और अ प्रोसेस फॉर कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। परसिस्टेंट डायलिसिस कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने का एक मेथड है, पहले ये लिखेंगे। नाउ व्हाट इज परसिस्टेंट डायलिसिस, so when the dialysis process is happen for a long period, डायलिसिस हम बहुत देर तक कराते रह जाएंगे, then it is called persistent dialysis। इसी को कहते हैं परसेंट
we will pass the water and dialyzer back for a long period of time. तो कुछ समय के बाद उसकी impurity तो खत्म हो जाएगी. Then after the upcoming water will be start to remove the DM. वो अपकमिंग वाटर वहां से डीएम को भी निकालने लगेगा और धीरे धीरे डीएम उसमें डिजॉल्व होकर निकलता जाएगा. देन ओनली डीपी विल बी लेफ्ट. ये भी क्या हो गया, डीपी और डीएम क्या हो गए, अलग हो गए. सो दिस इज द अनदर वे परसिस्टेंट डायलिसिस. तो इसमें दो ही चीज पूछेगा, आइदर राइट सम ऑफ द मीन्स और सम ऑफ द वेज टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, और रहेगा डिफाइन द परसिस्टेंट डायलिसिस. तो परसिस्टेंट डायलिसिस या अनदर नेम यहाँ दिया है प्रोलॉन्ग डायलिसिस. आपको कहना है it is a process for coagulation of a colloidal solution. When a colloidal solution is undergo for dialysis for a long period of time, then its DP and DM are separated out. This process is called persistent dialysis. और ऐसे भी कह सकते हैं, when a colloidal solution undergo for dialysis for a long period of time, then that colloidal solution coagulated. This type of dialysis is called persistent dialysis. And last one, by addition of electrolyte. मैंने ये टॉपिक इसलिए अभी नहीं पढ़ाया था हार्डी रूल, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द लास्ट वन, दैट इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट मींस आयनिक कंपाउंड. देयर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डीपी पे चार्ज है नेगेटिव. If we will add in these two electrolyte, like दोनों में हमने NaCl ऐड कर दिया, ठीक है. Then this electrolyte will be enter and break into its ion Na plus and Cl minus. तो अब इसमें भी Na plus Cl minus बनेगा, इसमें भी बनेगा, बहुत दोनों में बनेगा. तो इसमें Na plus वाला जा करके इसके नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, और जैसे चार्ज कैंसिल हुआ दैट पार्टिकल विल बी सेटल डाउन, सो कोगुलेशन. और अगर इसमें डालेंगे तो इसमें Cl वाला इसको न्यूट्रलाइज करेगा, एंड व्हेन द चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज सो दैट विल बी सेटल डाउन. तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, बट बाय द यूज ऑफ एक्स्ट्रा सब्सटेंस, दैट इज थर्ड वन. इसमें तीसरा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट. देखिए न्यूट्रलाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है. And the electrolyte which we will use for this purpose, that is called peptizing, sorry not peptizing, precipitating agent or coagulating agent. Write this, coagulating agent, coagulating एजेंट. या तो क्वेश्चन आता है कोगुलेट, जैसे एक आपको बताया था पेप्टाइजिंग एजेंट, वैसे ये है कोगुलेटिंग एजेंट और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. इन दोनों वर्ड में ध्यान रखिएगा. पेप्टाइजिंग वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए है, प्रेसिपिटेटिंग ये कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग करने के लिए है. प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, तो आप कहेंगे the electrolyte which is used for the purpose of coagulation of colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग एजेंट और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. उसको कोगुलेटिंग एजेंट या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. So how many ways are here to coagulate a colloidal solution? A colloidal solution can be coagulated by different ways. 5 ways are here. हर ways में कैसे हो रहा है? All the way is just doing one thing. All the way are neutralizing the charge of dp particle. As the charge is neutralizes, it will be separated. So first one, by use of electricity we are neutralizing, that is electrophoresis. Second one, by mixing up two opposite charge, so both the ion will be neutralized to each other. Third one, by use of heat, that is boiling. Fourth one, by use of more amount of DM, that is water. And last one, by use of the other substance, that is precipitating agent or coagulating agent. Now,
Next, Hardy-Sulje rule, which is related with this part, electrolytes से. So I am giving you 10 seconds. If anyone have any question, please unmute and ask. Please, if I have question, ask. It's 10:57 and your next class will be 11:20. So I will take just 10 minutes to complete the last topic, Hardy-Sulje rule. So I think no one have any doubt. तो लास्ट टॉपिक इज हार्डी-सुल्जे रूल. इसी तरह से आप लिखिएगा, ध्यान समझिए. पहले कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन लिखिए, देन हेडिंग डालिए मेथड्स टू कोगुलेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका नाम लिखिए, देन आफ्टर ये पूरा इंफॉर्मेशन. नाउ देन आफ्टर द नेक्स्ट हेडिंग विल बी देयर हार्डी-सुल्जे रूल. अब हार्डी-सुल्जे रूल ये तो साइंटिस्ट का नाम है. अब रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें दो पोस्टुलेट्स हैं. ठीक है. फर्स्ट रूल, ऑलवेज अपोजिट चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अभी मैंने आपको क्या बताया? अगर आपने लास्ट वाला टॉपिक ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया कि देयर इज अ पॉजिटिव सीएस एंड देयर इज अ नेगेटिव सीएस, और दोनों में हमने सेम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया NaCl. तो क्या NaCl इज रिस्पॉन्सिबल टू कोगुलेट द बोथ? NaCl दोनों को कोगुलेट कर रहे हैं? नो, NaCl is not coagulating. Their ions are coagulating. When NaCl break into Na plus and Cl minus, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर NaCl इस सोल्यूशन में जाएगा तो only Cl will be coagulate. Na coagulate नहीं करेगा, Na coagulate नहीं करेगा. And if NaCl will be in this solution, negative one, then Na will be responsible. Both the ion will be not responsible. ये चीज कर रहा है. Always opposite charge ion of electrolyte is responsible for coagulation of any colloidal solution. मतलब ये कह रहा है कि किसी colloidal solution को coagulate करने के लिए जो हम electrolyte यूज करते हैं, the both the ion of electrolyte is not responsible, only the opposite charge ion of electrolyte. जो कोलाइडल सोल्यूशन है, अगर कोलाइडल सोल्यूशन पॉजिटिव है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कोगुलेट, एंड इफ कोलाइडल सोल्यूशन इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन इज रिस्पॉन्सिबल टू कोगुलेट. सो दिस इज द फर्स्ट वन, नॉट बोथ द आयन आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली अपोजिट चार्ज आयन इज रिस्पॉन्सिबल. फिर आया कि अपोजिट चार्ज आयन तो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. तो अब जैसे साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट हैव टेकन वन कोलाइडल सॉल्यूशन, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है. नाउ व्हाट साइंटिस्ट हैव डन, दे हैव टेकन द थ्री डिफरेंट चार्ज्ड आयन, थ्री डिफरेंट और फोर डिफरेंट चार्ज्ड आयन, जो भी आप लेना चाहें. लाइक एक Cl माइनस लिया, एक SO4 2 माइनस लिया, एंड थर्ड वन 3 माइनस लाइक PO4 3 माइनस लिया. मतलब एक क्लोराइड लिया, एक सल्फेट लिया, एक फॉस्फेट लिया, एंड बारी बारी से इनको इसमें ऐड किया सेम अमाउंट में. अगर इसका 1 लीटर था, इसका 10 ग्राम लिया, इसका 1 लीटर था, इसका 10 ग्राम लिया, तीनों केस में अमाउंट सेम लिया. देन दे वांट टू ऑब्जर्व कि इज द कोगुलेशन पावर ऑफ ऑल द सेम चार्ज्ड आयन इज सिमिलर और डिफरेंट. सब पे निगेटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसको कौन कौन कोगुलेट करेगा? निगेटिव. तो क्या ये निगेटिव चार्ज क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, वैलेंसी पे भी डिपेंड करता है? जैसे Cl के पास केवल 1 माइनस चार्ज है, SO4 इज हैविंग 2 माइनस चार्ज एंड PO4 इज हैविंग 3 माइनस चार्ज. तीनों पे माइनस चार्ज है, लेकिन एक पे केवल 1 माइनस है, एक पे 2 माइनस, एक पे 3 माइनस. तो दे वांट टू आइडेंटिफाई कि चार्ज की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है या केवल चार्ज पे. देन दे हैव फाइंड दैट द कोगुलेशन पावर of any ion is directly proportional to their charge और valency. ठीक है. कोगुलेशन पावर, जिसको हम फ्लोक्यूलेशन पावर भी कहते हैं आपके बुक में. सो कोगुलेशन पावर
और फ्लोक्यूलेशन पावर ऑफ एनी आयन, किसी आयन का कोगुलेशन पावर या फ्लोक्यूलेशन पावर जो होता है वो उसके ऊपर पाई जाने वाली वैलेंसी या टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है। टोटल चार्ज, जैसे Cl के ऊपर 1 चार्ज है, SO4 के ऊपर 2 चार्ज है, NPO4 के ऊपर 3 चार्ज है। सो सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर किसका होगा? 3 वाले का। मतलब अगर Cl उसको कोगुलेट कराने में 1 आवर लेगा तो SO4 उतना ही अमाउंट डालेंगे तो हाफ एन आवर लेगा। PO4 उतना ही अमाउंट डालेंगे देन इट विल टेक 1/3 आवर। वाई? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतने ज्यादा चार्ज को एक एक पार्टिकल कैंसिल करेगा। Cl का एक पार्टिकल एक प्लस को कैंसिल करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे वी हैड ड्रॉन 6 प्लस चार्ज तो Cl का 6 पार्टिकल चाहिए, लेकिन SO4 के ऊपर 2 माइनस है तो 1 SO4 विल बी कैंसिल द 2 प्लस चार्ज, तो इसका हमको केवल 3 पार्टिकल चाहिए। एंड PO4, 1 PO4 is containing 3 negatives, so it will cancel 3 plus charge. So it require only 2 particles. इसका हमको 2 पार्टिकल चाहिए। So the coagulation power is directly proportional to the total charge और वैलेंसी ऑफ दैट आयन। जैसे यहाँ लिखा है कि कोगुलेशन पावर अगर प्लस में देखें तो जिसपे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है उसका सबसे ज्यादा, जिसमें उससे कम है उसका उससे कम, जिसमें सबसे कम है उसका सबसे कम। तो माइनस में देखें तो जिसमें सबसे ज्यादा माइनस है वो सबसे ज्यादा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चार्ज से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। बस ये है कि माइनस आयन विल बी कोगुलेट द प्लस यानी पॉजिटिव सॉल्व एंड प्लस आयन विल बी कोगुलेट द निगेटिव सॉल्व। तो निगेटिव सॉल्व अगर है तो हमको प्लस वाला देखना है, पॉजिटिव सॉल्व अगर है तो माइनस वाला। अब इसको पहले तो ये हो गया हार्डी सोल्जर रूल, प्री बोर्ड में था। तो अगर अगली हेडिंग आपकी होगी हार्डी सोल्जर रूल, तो व्हाट इज हार्डी सोल्जर रूल? तो आप कहेंगे दिस रूल इज एक्सप्लेन अबाउट द कोगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, first one, always opposite charge ion of electrolyte is responsible for coagulation of any colloidal solution. And second one, it has been observed that generally the greater the valence of flocculation ion added, जिस आयन के ऊपर जितना ज्यादा वैलेंस यानी चार्ज है, that will have the greater power of precipitation. फॉर एग्जाम्पल निगेटिव साल के लिए ये कंडीशन है कौन सबसे पहले कोगुलेट करेगा, और पॉजिटिव सॉल्व के लिए ये कंडीशन है कौन सबसे पहले कोगुलेट करेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? हार्डी सोल्जर रूल तो पूरा आता है, सेकंड क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, समझिएगा। आफ्टर दिस आई विल क्लोज द क्लास, इंटर क्लास, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस ऑन मंडे विद एक्सरसाइज। तो लाइक ये दे दिया, कहा कि देयर इज फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और 4 ऑप्शन दे देगा। ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऑप्शन दे दिया NaCl, दूसरा ऑप्शन दे दिया Na2SO4, थर्ड ऑप्शन विल बी Na3PO4 and fourth option will be Na4FeCN6, ये दे दिया। एंड क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेट फास्टेस्ट टू दिस सॉल्व, इस सॉल्व को कौन सबसे पहले कोगुलेट कराएगा? पॉजिटिव सॉल्व है बता दिया, पॉजिटिव सॉल्व है मतलब आपको कौन सा आयन देखना है? निगेटिव। निगेटिव वाले आयन को देखिए एंड चेक करिए कि निगेटिव आयन पे कितना चार्ज है। ये चार्ज सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी कोगुलेट्स फास्ट। तो FeCN पे 4 माइनस है, PO3 पे 3 माइनस है, SO4 पे 2 माइनस है एंड Cl पे 1 माइनस है। तो सबसे पहले कौन कोगुलेट कराएगा? FeCN, मतलब Na4FeCN होल 6। दिस विल बी कोगुलेट दिस कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे पहले। So this is about the coagulation of precipitation. So now
now I am going back in TNAP. Monday I will discuss this Hardy-Sullier rule once again, and then population value. Then chapter will be over, and we will discuss the exercise.